जब बात भारत की विदेश नीति की होती है तो माना यह जाता है कि पंडित नेहरू इस देश की विदेश नीति के जनक हैं। समय की बदलती हुई मांग को भारत की वर्तमान सरकार ने शायद समझा और उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने के वो कदम पे आगे बढ़ चुकी है। यानी वो बेसिक पिलर जिनको लेके दुनिया में एक छवि भारत की, जिसको हम स्टीरियोटाइप एक छवि कह सकते हैं, उसमें बड़े परिवर्तन देखे जा रहे हैं। एक अच्छा बड़ा खासा प्रमाण यह है कि बीते 60 दिनों में दुनिया के 18 बड़े देशों के लीडर्स इंडिया के ऑफिशियल विजिट पे आ चुके हैं। विजिट पे आने का मतलब क्या है? ये ऑफिशियल विजिट किसी लालच से ही होता है। बिना किसी लालच के कोई किसी को मुंह नहीं लगाता साहब, कोई किसी से दोस्ती नहीं करता। यहां पे जब भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था, भारत का ये मजबूत लोकतंत्र और भारत के सुदृढ़ होते इंफ्रास्ट्रक्चर से ललचाए देश अपने लाभ के लिए भारत में आते हैं। मतलब परिवर्तन का दौर जो है वो काफी मेजर लेवल पे शुरू हो चुका है। यहां पे जब हमने तुलना करी नेहरू जी की विदेश नीति और आज की विदेश नीति में, तो उसके पीछे बहुत बड़ा एक फैक्टर है। आप इस बात को समझिए कि 2024 में ही द प्रिंट में एक ये आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था कि क्या नरेंद्र मोदी के दौर में भारत की विदेश नीति ने करवट ले ली है। तो जवाब बड़ा सीधा सरल है, हां ले ली है। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं इजराइल में और इजराइल के प्रमुख समाचार पत्र ने नमस्ते शैलोम से फर्स्ट कवर पे उनको कवर पेज देके उनका वेलकम किया, तो इस बात से भारत के अंदर तो पॉलिटिकल हलचल निश्चित रूप से हुई ही, लेकिन आसपास के देशों में भी बड़ी हलचल है, जिसके अंदर से चीन और पाकिस्तान प्रमुख हैं। और इन्हीं का एक, जिसको हम कह सकते हैं कि निजी रिश्तेदार जो थोड़ा दूरी पे भूमध्य सागर के किनारे पे रहता है, वो है टर्की। टर्की में भी हलचल कोई कमजोर नहीं है। तो मोदी जी की इस एक विजिट ने, भारत के इस एक निर्णय ने कौन सी बड़ी हलचल मचा दी? आखिर में हुआ तो ऐसा क्या हुआ? जिस समय पे एयरपोर्ट के ऊपर इनको सेरेमोनियल वेलकम दिया जा रहा था, दुनिया इसकी गवाह बन रही थी। और उसी के साथ साथ में दूसरे लेवल पे जब नेसेट, जो कि इजराइल की संसद है, वहां मोदी जी का हुआ भाषण, वहां पे जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो वेलकम मोदी जी को दिया और अपने दोस्त से बढ़ के भाई का दर्जा देते हुए बड़े शब्द इस देश के लिए कहे, वो काफी काबिले तारीफ थे। और वो बाकी देश जो इजराइल से या भारत इजराइल की दोस्ती से थोड़ा नाक चढ़ा के चलते हैं, उनको बर्दाश्त तो शायद नहीं होने वाले थे। उसके साथ में जिसको हम कहते हैं करेला और नीम चढ़ा, और भारत के लिए कहें तो सोने पे सुहागा ये था कि भारत के प्रधानमंत्री को द स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा गया, जो कि एक सबसे बड़ा मेडल है, इस संसद के द्वारा दिया जाता है। तो कुल मिलाकर इन सारी चीजों ने हलचल बढ़ाई। भारत की राजनीति में विपक्ष ने इसको आड़े हाथों लिया और पवन खेड़ा जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने ये बात कही कि ये जो डिफेंस डील आप करने जा रहे हैं ये गलत है। इजराइल का समर्थन भारत को नहीं करना चाहिए। भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। फिलिस्तीन के लोग या जो गाजा पट्टी में एक्टिविटी इजराइल ने की है, भारत सरकार को चाहिए कि उसकी कड़ी आलोचना करे और इजराइल से अपने संबंधों में सीमितता लाए, फिर से लौट के मोदी जी आए। ये पवन खेड़ा जी ने बात कही, जो कि कांग्रेस के आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बात यहां यह समझनी है कि इन पवन खेड़ा जी को ही आड़े हाथों लेने का काम जो है वो मणिशंकर अय्यर ने किया। मणिशंकर अय्यर कौन है? ये एक तरह से मेरी समझ में भाजपा के लिए बैकएंड पे हेल्प करने वाले एक लीडर हैं। मणिशंकर अय्यर पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने पवन खेड़ा के लिए कुछ शब्द कहे। वो कहते हैं पवन खेड़ा को प्रवक्ता बनाकर कोई पार्टी कितनी मूर्ख हो सकती है, यानी अपनी ही पार्टी को मूर्ख बताया। कांग्रेस में लाखों लोग हैं जो उनसे बेहतर प्रवक्ता बन सकते हैं। ये तो बस एक कठपुतली है। जयराम रमेश जो कहते हैं वही बोलता है, एक ही बात दोहराता रहता है, प्रवक्ता नहीं तोता है। तो कुल मिलाकर के आलोचना तो हुई। ये मणिशंकर अय्यर साहब के बारे में एक और चीज समझिए, ये वही हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के लिए नीच किस्म का आदमी शब्द का प्रयोग किया था, और इसी बात से कांग्रेस ने इनको सस्पेंड भी पार्टी से उस समय पे कर दिया था। यह चित्र तो याद होगा ही। कांग्रेस की एक अधिवेशन हो रहा था, अधिवेशन में पूछा जी बीजेपी ने मोदी को जो है वो बना दिया है प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। इन्होंने कहा कि कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मोदी कैन नेवर बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन। और अगर वो चाहें तो हमारे इस अधिवेशन के बाहर, कांग्रेस के कार्यालय के बाहर एक मैं चाय की स्टॉल उनको जरूर दे दूंगा जहां ये चाय बेच सकते हैं। तो इनके हर एक बयान से जो सत्ता पक्ष वर्तमान में है उसको बेनिफिट हुआ है,
और इन्होंने अपने ही बयानों से अपनी ही पार्टी का घाटा जो है वो किया है। अब यहां पे समझना यह पड़ेगा कि दुनिया के समीकरण बदल रहे हैं। ये बदलते समीकरण सिर्फ क्या इंटरनेशनल रिलेशंस में है, यहां पे आपके एक छोटी सी काम की बात भी कनेक्ट किए देता हूं। बदलते इन समीकरणों को हमें समझना पड़ेगा, फिर वो चाहे पर्सनल लाइफ के हो या तो फिर इंटरनेशनल रिलेशन में। आप एक छोटी सी बात समझिए, जिस समय पे एक फाइनेंशियल लिबर्टी की बात आती है कि व्यक्ति को यार फाइनेंशियली कम से कम बर्डन से वो फ्री रहे, तो एक दो ऑप्शन आदमी चुनता है। हमारी इंडियन जो टेंडेंसी है उसके अंदर जॉब को प्रायोरिटी होती है। भाई नौकरी जो है वो 9 से 6 की नौकरी कर ले आदमी, बढ़िया, ठीक है भाई, नौकरी करिए, आप काम करेंगे, आप अपने ऋण चुकाइए, आप अपने बिल्स पे करिए और एक आम जिंदगी जीते रहिए। तो फिर साहब किया क्या जाए? उसका एक रास्ता होता है, वो होता है मार्केट में इन्वेस्ट करना। मार्केट में इन्वेस्ट करना तो कैसे करेंगे भाई? क्या बिजनेस करना पड़ेगा? नहीं जी, जो आपकी सैलरी को आप जिसको सेविंग बोलते हो ना, बस उसी को काम पे लगाइए। एक मेरी बात को गंभीरता से ध्यान से सुनिएगा सर, दो लोग पैसा कमाते हैं, एक आदमी पैसा कमाता है, एक उसका पैसा कमाता है। जब आदमी पैसा कमाता है तो हाल ये होता है, और जब पैसा ही पैसा कमाने लगता है तो काम ये हो जाते हैं। क्या करना है, कैसे हमारी लाइफ को हम ग्रोथ में लेके जाएंगे? बहुत सिंपल, हम जैसे आम लोगों के लिए, जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व हूं, तो मैं आपको अपने अनुभव से आज ये बात बता रहा हूं। सर आपके लिए बहुत बेहतरीन मार्केट प्लेस में लाया हूं, नाम है उसका मार्केट वुल्फ। ये मार्केट वुल्फ क्या है? मार्केट वुल्फ सेबी से रजिस्टर्ड एक ऐप है जो शेयर मार्केट की आपको पूरे एक तरह से काम करने का ये मौका देता है। ये मार्केट वुल्फ ऐप तेजी से इंडिया में बढ़ रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से। यहां पर आपको कैसे इसमें काम होता है थोड़ा सा देख लीजिए। सिंपल, ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद में जब आप इसमें रजिस्टर्ड कर लेंगे, करने के बाद में आप अपना पिन डालिए, फॉलो ट्रेंड को जस्ट आपको जाना है। यही सबसे बड़ी समस्या है कि कहां इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें। सिंपल फॉलो ट्रेंड्स को फॉलो करना है। ये वो ट्रेंड होते हैं जिनसे लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं, जिस ट्रेंड पे चल के आपको एक मिनिमम, एक सिंपल से अमाउंट से आगे बढ़ जाना है। जब आप आगे बढ़ जाएंगे, यहां पे एक तनाव रहेगा, जी मेरे को घाटा हो गया तो स्टॉप लॉस का ऑप्शन है, आप लगा दीजिए भाई इतने रुपए से नीचे घाटा होगा तो मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं लूंगा। स्टॉप लॉस के साथ में आप अपने घाटे को मिनिमम कर सकते हैं, बेनिफिट को बढ़ा सकते हैं। सिंपल एक क्लिक करिए और यहां पे 2065 का मुनाफा बुक हुआ। बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और हर दिन के अपनी लाइबिलिटी जो खर्चे होते हैं उनको निकालते हैं। मार्केट वुल्फ के एक यूजर ने एक दिन में 15,239, फरवरी के महीने का आंकड़ा दे रहा हूं, 39,363। और ये आंकड़े हाइपोथेटिक नहीं है जी, अंधे आंकड़े बना दिए कुछ भी बोला जा रहा है, नहीं। और पूरे पिछले साल 2025 में उसी यूजर ने 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया। फ्री एडवाइस होती है, इसी एडवाइस के लिए लोग ठगते हैं, पैसा लेते हैं। मार्केट वुल्फ पे ये बिल्कुल फ्री मिलता है। अब साहब सुबह 9 से लेकर रात को 12 बजे तक आपकी सुविधा के हिसाब से आप ट्रेड करिए। मिनिमम अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, लाइफ टाइम फीस है सिर्फ 99 रुपए। 99 रुपए में आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि 2 मिलियन से ज्यादा ऑलरेडी डाउनलोड हो चुके हैं। आप इसका हिस्सा बनिए। प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर दोनों पे इसके एप्स अवेलेबल हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, कमेंट बॉक्स में भी मैंने जो है वो लिंक पिन कर दिया है। बिना कोई देरी के जाइए, ट्राई करिए, डाउनलोड करिए और एक्सपीरियंस करिए कि हमारी बात में कितना दम है। आपको आपकी फाइनेंशियल लिबर्टी मुबारक हो। अब आते हैं अपनी बात के ऊपर। तो हम चल रहे थे कि इंटरनेशनल रिलेशन में बदले हुए इन समीकरणों को हमें समझना पड़ेगा। साथियों देखिए कि अमेरिका और यूरोप जो गलबैयां दिए कभी उनके हाथ हटते नहीं थे, आज आमने सामने आके खड़े हो गए। तो अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में कोई कहे कि नहीं जी हिंदुस्तान को हक ही नहीं है अपनी उस जो पॉलिसी चली आ रही है उससे छूट जाने का, तो भारत के साथ आप क्या बेईमानी नहीं कर रहे? क्या भारत को अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी पॉलिसीज में परिवर्तन करने का हक नहीं है? सवाल है, सवाल के जवाब यहां छुपे हैं। तो भारत भी अपने कदमों पे बढ़ रहा है। दूसरा बड़ा परिवर्तन जो आमने सामने हुए, तो ईयू के पार्लियामेंट ने तो ईयू और यूएस की ट्रेड डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया और कहा कि अमेरिका धोखेबाज है, धोखा दे रहा है।
दूसरा दुनिया का बड़ा मुद्दा कि अमेरिका ने इस मुद्दे को बना के भारत को कितना परेशान किया यूक्रेन के मुद्दे पे। लेकिन जब बात आई कि साहब ये जो युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, इसके ऊपर यूएन में एक रेजोल्यूशन लाते हैं। आप देखिएगा दोगलेपन का चरम, एक रिजोल्यूशन लेके आते हैं और इस रिजोल्यूशन से परमानेंट शांति का एक विकल्प दुनिया को दिया जाए। आप अपने विवेक से सोचिए, अमेरिका यदि यूएन में इस मुद्दे पे वोट करे कि ये यूक्रेन रशिया वॉर पे परमानेंट रोक लग जाए, तो यूएस किस तरफ वोट करना चाहिए? एक स्वाभाविक समझ और अब तक जो यूएस की एक्टिविटी रही उससे लगेगा कि पहला सबसे आगे वोट देने खड़ा ही अमेरिका होगा कि नहीं जी इस पे रोक अभी लगनी चाहिए, क्योंकि नाक का सवाल है। आप देखिए नाक कहां गायब हुई। जब ये रिजोल्यूशन लाया गया, अमेरिका भारत और चीन वाले ग्रुप में आ गया, भारत एब्सेंट हुआ, भारत ने वोट ही नहीं किया, क्योंकि रशिया से थोड़ी हमें संबंध खराब करने हैं। चीन ने भी वोट नहीं किया, रशिया से संबंध खराब नहीं करने, तो अमेरिका ने भी वोट नहीं किया, अमेरिका एब्सेंट हो गया। क्या समझोगे इसे? क्या समझेंगे इसे? ये सर नेशनल इंटरेस्ट के बदलते पैरामीटर हैं और यही जियोपॉलिटिक्स है, इसमें परमानेंट इमोशन काम नहीं करते। तो जब ये वोटिंग हुई, रिजल्ट आया, फेवर में 107 देशों ने वोट किया, अगेंस्ट में 12 देशों ने वोट किया और एब्सेंट रहे 51 देश। इन 51 देशों में कौन कौन से देश थे साहब? चीन, भारत, अमेरिका, ब्राजील, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, यूएई, बहरीन। ये सारे वो देश हैं जिनको लेकर के शंका शुबा रही कि साहब किधर ये वोट करेंगे। लेकिन आइडियली अमेरिका को कहां जाना चाहिए था, अमेरिका ने अपना पलटाव दिया। तो परिवर्तन का ये दौर निश्चित है। कुछ समय पहले जब ट्रंप ने G5 की, माफ कीजिएगा, C5 कोर 5 की बात की, जिसके अंदर रशिया, जापान, अमेरिका, चाइना और इंडिया को मिलाकर के एक हम नया ग्रुप बनाएंगे, क्या दुनिया उस तरफ बढ़ रही है? लगता तो सर कुछ ऐसा ही है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत और इजराइल के जब रिलेशंस, क्योंकि इजराइल का भारत को सहयोग एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमारे टेक्नोलॉजी में, या तो कहिए डिफेंस में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और कारगिल का सहयोग यार कैसे कोई भूल सकता है? जिस समय पे, और यही वो कारगिल वॉर था जिस समय इजराइल अमेरिका के विरुद्ध होकर भारत के सहयोग में आके खड़ा हुआ था। तो सर ये वक्त दोनों देशों के नए रिश्तों को गढ़ने का है। अब आप यहां पे समझिए, इन दो देशों का पास आना पाकिस्तान और टर्की के पेट का दर्द बन रहा है। कारण यह है कि टर्की जो अपने आप को फिर से एक खलीफा बनाना चाहता है मुस्लिम मुल्क का, पाकिस्तान जो खुद को इस बात का दम्भ भरे बैठा है कि भाई हम एक एटॉमिक पावर हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे मौके पे भारत और इजराइल के ये संबंध इनको तनाव ना दें, ये संभव नहीं है। कुछ प्रमाण है, उनके ऊपर बात करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इस विजिट के दौरान एक ग्रुप का ऐलान किया कि साहब हम एक समूह बनाना चाहते हैं। समूह का नाम क्या है? नाम है साहब हेक्सागन ऑफ अलायंस। हेक्सागन मतलब षटकोण, 6 हिस्सों से वार किया जाएगा, 6 लोग, हेक्सागन बन रहा है इसका। कौन कौन से देश है? इंटरेस्टिंग, इजराइल तो है ही, कोई शक ही नहीं। टर्की के बगल में एक देश है ग्रीस, जिसका विवाद है टर्की से, उसको शामिल किया जाएगा। दूसरा विवाद है साइप्रस से, टर्की का ही, उसी भूमध्य सागर में साइप्रस भी है। साइप्रस को, अफ्रीका से कुछ देशों को लिया जाएगा, अरब राष्ट्र और इंडिया। तो इंडिया तो खैर होगा शामिल, नहीं होगा वो समय की बात है। लेकिन यहां पे जब ये अरब राष्ट्र की बात आई तो ये सबसे ज्यादा टेंशन पाकिस्तान और टर्की के लिए है कि ये कौन सा अरब देश है। पाकिस्तान तिलमिला गया सर इस हेक्सागन का नाम सुन के। और जब ये तिलमिला, सारी कहानी वैसे मैंने बता दी है, यही आपको बोर्ड पे भी दिख जाएगी। अब यहां पर बात यह है कि क्यों तनाव हुआ पाकिस्तान को? पाकिस्तान के तनाव का कारण है साहब, क्योंकि पाकिस्तान यहां पे जिस मुल्क को तलाश रहा है वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। वो शामिल इस अगर हेक्सागन में होता है, उसकी संभावनाएं पूरी हैं। लेकिन सर यहां पे मुस्लिम गठबंधन, ये जो इजराइल का गठबंधन बन रहा है, ये मुस्लिम उम्मा के खिलाफ है। पाकिस्तानी सीनेट में प्रस्ताव पास किया गया। क्यों इतनी तड़प? क्यों? कारण कि यहां पे यूएई का डर सता रहा है कि यूएई अगर गया उस तरफ तो पाकिस्तान को सपोर्ट कौन करेगा? क्यों भाई, कैसा सपोर्ट चाहिए साहब? $3.5 अरब का ऋण जो है, $3.5 अरब का पाकिस्तान के माथे पे है यूएई का।
और यह भिखारी पाकिस्तान अभी $2 अरब का रोल ओवर भी डिमांड किए बैठा है कि और दिया जाए, लेकिन उस पर फैसला हुआ नहीं है। और ऐसी स्थिति के अंदर यदि ये हेक्सागन किसी भी लेवल पे एग्जीक्यूट होता है तो तेरा क्या होगा रे? कौन बचाएगा? उसके पहले एक दर्द और है, यही यूएई भारत के साथ में $3 बिलियन की एनर्जी और डिफेंस डील ऑलरेडी करके जा चुका है। बात समझिए, मोदी जी इजराइल पहुंचे उसके पहले यूएई के साथ में यह डील हुई है। उधर पाकिस्तान चीख चिल्ला रहा है कि साहब हमें लोन और दिया जाए, तो भारत का बैलेंस जो अरब के अंदर बनाया है, यूएई को साथ लेते इजराइल के अंदर पहुंच बना ली और ईरान से अपने पैर पीछे खींच लिए। देखिए साहब, अब यहां क्या हो रहा है, अरब और पश्चिमी राष्ट्र एशिया की भू राजनीति पे क्या असर है, थोड़ा इस आर्टिकल को पढ़ा जाए, इंटरेस्टिंग है। ये एक ऐसा वक्त है जिसमें भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच त्रिपक्षीय साझेदारी पे भी चर्चा चल रही है। मतलब ये हेक्सागन तो बने, लेकिन ये 3 देशों की साझेदारी भी हो जाए। पीएम मोदी के इजराइल जाने से पहले यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत के साथ रक्षा समझौता करके जा चुके हैं। भारत के साथ सऊदी अरब के भी अच्छे संबंध हैं, लेकिन उसने पाकिस्तान से गलबहियां करके भारत के मन में आशंका पैदा कर दी है। सऊदी अरब के साथ ठीक है रिलेशन, लेकिन पाकिस्तान के साथ में जो अभी इन्होंने डिफेंस डील और ये सब किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, भले ही उसके परिणाम कुछ ना निकले अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ठीक है, भारत को सोचना लाजमी है। दूसरी तरफ यूएई पहले से ही उनसे खुन्नस खाए बैठा है। ऐसे में अगर इजराइल, भारत और यूएई किसी तरह से त्रिपक्षीय साझेदारी पर बात पक्की हो गई तो अरब से लेकर पश्चिम एशिया तक की भू राजनीति बदल जाएगी। यह सर सारा खेल है जो चेंजिंग की तरफ बढ़ रहा है और भारत को इसका हिस्सा होना होगा यदि भारत को भी लीड करना है, और भारत अभी बड़े लीडर की भूमिका में है। अब थोड़ा टर्की पे आइए सर। ये जो भूमध्य सागर में यहां पे इजराइल है, यहां पे टर्की है, यहां पे साइप्रस है, यहां पे ग्रीस है, सारी कहानी क्या कहती है कि टर्की के पास में ये जो साइप्रस का हिस्सा है, जो साइप्रस पूरा का पूरा द्वीपीय देश है, इसके 2 हिस्से हो गए। 2 हिस्से इसलिए हो गए कि ऊपरी साइप्रस के ऊपर कब्जा कर लिया टर्की ने, और टर्की ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। दुनिया का सिर्फ टर्की एक ऐसा देश है जो साइप्रस टर्की को मान्यता देता है। दूसरा देश जो मूल रूप में साइप्रस है, जिसकी ईसाई आबादी है, ये ग्रीस के साथ में अपने आप को एसोसिएटेड मानता है। तो कुल मिलाकर के साइप्रस का उस हिस्से में शामिल हो जाना, उस हेक्सागन का पार्ट होना, तनाव तो साहब इनको देगा ही। रही सही कसर दूसरे अनाउंसमेंट ने पूरी कर दी, जिसमें कह दिया आयरन अलायंस। आयरन अलायंस में कौन है? सिर्फ 2 देश हैं, इजराइल और हिंदुस्तान। अब इजराइल की टेक्नोलॉजी भारत को मिले, भारत का सहयोग इजराइल को मिले, दुनिया अपने लाभ के लिए आगे बढ़ती है। ये व्यक्ति से लेकर के समाज से लेकर राष्ट्रों का स्वभाव है। आपने अगर आदर्शवाद का चोला ओढ़ करके नाच किया तो लोग आप पे पैसे तो बरसाएंगे पर इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए भारत को बदलाव की तरफ भारत बढ़ रहा है। आप देखिए आयरन अलायंस, ये तनाव के सर छक्के इनके छुड़ा दिए कि भाई होगा क्या, क्योंकि भारत सरकार जो वर्तमान में भारत के मिलिट्री और डिफेंस को एक्सट्रीमली मजबूत करने जा रही है, बड़ा भारी डिफेंस बजट इस बार हिंदुस्तान लेके आया। भारत सरकार 6,81,000 करोड़ का डिफेंस बजट लाई। उस डिफेंस बजट को लेकर के फ्रांस, जर्मनी, बाकी देश लालायित हैं कि कुछ तो यहां मिलेगा। लेकिन साहब, भारत और इजराइल की डिफेंस डील लगभग $10 अरब तक की हो सकती है। $10 बिलियन की इस डिफेंस डील के चांसेस हैं। तो ये जब डिफेंस डील होगी तो बहुत कुछ होगा। अब बात यहां एक और समझिए कि मोदी जी का इजराइल जाना और दूसरी तरफ उसी एरिया के अंदर अमेरिका और ईरान का टेंशन क्लाइमेक्स पे है। ट्रंप हर दूसरे दिन, हर दिन में 2 बार, नॉट 2 दिन में 1 बार, 1 दिन में 2 बार ये कहते हैं कि मैं हमला करूंगा, मैं अटैक कर दूंगा। तो अटैक हो क्यों नहीं रहा? एक चर्चा ये निकली है कि सहमति इजराइल, इंडिया और अमेरिका के बीच बनी है कि विजिट मोदी जी का होना चाहिए, उसके बाद में आप थोड़ा सा खेल करिएगा। आर्टिकल को पढ़िए, लिखा क्या है। भारत इजराइल की रणनीति के पीछे अमेरिका, पॉइंट टू बी नोटेड सर। अमेरिका की वजह से इस समय ईरान पर हमले की तलवार लटकी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त हमले की धमकी दिए जा रहे हैं। फिर भी अगर पीएम मोदी इजराइल गए हैं तो इसका साफ संकेत है कि उनकी नई दिल्ली वापसी तक हमले शुरू नहीं करने की गारंटी इजराइल ने अमेरिका से पहले ही ले ली है।
तो कुल मिलाकर के ये जो हेक्सागन का प्लान है, या तो ये जो भारत की यात्रा है, ये आयरन अलायंस की बात है, ये सारी भारत, अमेरिका और इजराइल की आपसी सहमति के बेसिस पे ये चीजें चल रही हैं। अब जब ये बात आज निकल करके आई है न्यूज़पेपर में, तो आपको एक प्रमाण देते हैं कि एनालिटिकल जो काम होता है वो किस ढंग से होता है। आपके अपने चैनल पे मैंने 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो किया था ईरान के खिलाफ, मोदी ट्रंप साथ इजराइल ने की तारीफ, पकड़ लिए ईरान के कई जहाज, इसके ऊपर डिटेल में मैंने चर्चा की थी और वही बात जो है वो न्यूज में प्रमाणित हो गई है। ये वीडियो आपको आई बटन में दिख रहा होगा, जरूर से जाकर के वीडियो देखिएगा। अब साहब ये सीज हुए, इसके बारे में तो आपको पता ही है। दूसरा, भारत जो है वो चाबहार पोर्ट से बाहर भी निकल गया। 100 करोड़ का बजट हर बार हम दिया करते थे चाबहार पोर्ट के लिए। चाबहार पोर्ट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, भारत को बड़े एडवांटेज थे। तो भारत ने यदि यहां से पैर पीछे खींचे हैं तो कुछ व्यवहारिक कारणों से खींचे होंगे। जिस समय पे निर्णय आया था बड़ा आलोचना का शिकार हुआ था, लेकिन आज ये चीज समझ में आ रही है कि यहां पे 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से पीछे आना भारत का एक रणनीतिक कदम है, क्योंकि अब भारत अपने क्लियर कट रिलेशन इजराइल के साथ में प्रदर्शित कर रहा है, यूएई को साथ लेके चल रहा है। कारण कि इजराइल के इसी कॉन्फ्लिक्ट के कुछ समय पहले ही भारत के जहाज, भारत के नाविकों को गिरफ्तार किया था इजराइल ने। उसके बाद माफ कीजिएगा, ईरान ने। उसके बाद धड़ाधड़ भारत ने भी ईरान के जो जहाज है उनको रोका है। और हाल ही समय में ईरान ने जिस तरीके से टर्की और पाकिस्तान के साथ में दोस्ती के हाथ बढ़ाए हैं, वो आशंका भारत के मन में पैदा करते हैं। अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री है ईरान के, उन्होंने आलोचना भी की है कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन साहब, ये बदलती दुनिया है। आपने यदि अपना राष्ट्रहित देखा है तो भारत भी अपना राष्ट्रहित देखेगा। अब यहां पे क्या है, भारत की जो मेजर डिमांड है अमेरिका, इजराइल से, वो सर इनके लेजर पावर है। लेजर पावर बेसिकली क्या करने जा रहा है वो देखिए। आयरन बीम, जिसे हम लेजर पावर कह रहे हैं, आयरन बीम, एरो एयर डिफेंस, भारत इजराइल में इन 5 हथियारों पर होगी $10 अरब की डिफेंस डील। साथियों, ये जिस समय पे कारगिल वॉर चला था ना, तो भारत की वायुसेना को इजरायली टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प की थी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में। कुल मिलाकर के जब झुंड के झुंड आते हैं आपके ड्रोन्स के, तो एक साथ झुंड में आए ड्रोन्स को टारगेट करके किल करने का काम ये आयरन बीम करती है। और आयरन बीम और ये सारी आवश्यकताएं भारत के लिए आवश्यक इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थितियां एकदम अलग हैं, और ये अलग स्थितियों में भारत अपने अलग नजरिए से देख रहा है। चिंता यह भी है कि जिस समय पे भारत और पाकिस्तान के इशू क्रिएट होते हैं, चाइना और टर्की बड़े मजबूती से खड़े होते हैं पाकिस्तान के साथ में, और वो भारत को तनाव निश्चित रूप से बढ़ता ही बढ़ता है। और एक बात और है, जिस सेकंड पे भारत और चीन के संबंध टेढ़े होते हैं, रशिया भी भारत के साथ बहुत खुल करके नहीं आता। क्लियर बात है, क्योंकि इतिहास साक्षी है। तो साहब, अब प्रश्न यह उठने लगा है कि इजराइल के साथ में बढ़ती ये दोस्ती क्या भारत और रूस के बीच के इस व्यवहार को कमजोर करेगी? विचार हो सकता है। तो क्या ये संबंध आपको इतने कच्चे नजर आते हैं? क्या आपको लगता है गुड्डे गुड्डी का खेल है, 2 कदम इधर बढ़े तो साहब हाँ जी हम नाराज हैं आपसे, हम आपके साथ अब घर घर नहीं खेलेंगे? क्या ऐसा होगा? इमेच्योर लोगों के एनालिसिस हैं, ये दोस्ती बड़ी मजबूत है, देखिएगा कैसे। क्योंकि जिस समय पे 62 का वॉर भारत और चीन के बीच में हुआ था, यूएसएसआर ने भारत की हेल्प नहीं की थी, और आज तक भी भारत और चीन के मुद्दों को द्विपक्षीय मुद्दा बता के पल्ला झाड़ता है, भले ही वो अब यूएसएसआर से रूस हो चुका है। इंदिरा गांधी जी ने जिस समय पे स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया भारत और रशिया के, उस समय के यूएसएसआर के बीच में, उसके बाद अमेरिका के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ रशिया ने या यूएसएसआर ने भारत की अच्छी हेल्प की थी। लेकिन चीन के मुद्दों पे रशिया चुप रहता है। तो अब भारत जो है वो अपने खुद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद लेते हुए ईरान से दूरी बढ़ा रहा है, इजराइल के नजदीक जा रहा है, क्योंकि इजराइल का जो सपोर्ट या पावर ब्लॉक भारत को मिलेगा वो चीन को भी काउंटर करने में भारत की हेल्प करेगा। क्योंकि जैसे चीन के किए हुए प्रॉब्लम्स को रशिया चुप रह के देखता है, तो जब भारत और चीन के बीच में कल को कॉन्फ्लिक्ट होता है और भारत किसी एंगल के ऊपर पावरफुल होता दिखेगा, रशिया सेम ड्यूटी फॉलो करेगा। उसका एक प्रमाण और देते हैं, वो है Su-57, सुखोई Su-57। ये बीच में कहां से आ गया जी? आपको पता होगा अभी राफेल की डील 114 राफेल की बहुत बड़ी भारी, लगभग 3.5 लाख, कितनी, 3,25,000 करोड़ की ये डील हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए, बड़ा जबरदस्त वेलकम हुआ।
लाइन के अंदर राफेल तो 4.5 जनरेशन का है, Su-57 5th जनरेशन है, 0.5 अपग्रेडेड जनरेशन है। तो यहां पे भारत ने कहा जी हमें सोर्स कोड भी दीजिएगा। पहले वे विचार था ठीक है जी दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, लेकिन फाइनली इन्होंने कहा कि नहीं जी सोर्स कोड नहीं देंगे। तो क्या चला कि फ्रांस इज सेलिंग ब्यूटी नॉट ब्रेन। आप सिर्फ ढांचा देके जाओगे, दिमाग हमें देके नहीं जाओगे, हमारी वायुसेना डिपेंडेंट हो जाएगी। डिपेंडेंट कैसे जी? कल को हमें हमारे कुछ आर्टिलरी उसमें इंटीग्रेट करनी है, हमें कस्टमाइजेशन करना है, हमारे हथियार उसमें सेट करने हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो भारत अब इस पे विचार गंभीरता से कर रहा है कि इतना बड़ा फंड डाल के भी अगर हम ब्यूटी विदाउट ब्रेन लिए तो फिर क्या लिए। यहीं पे सर एंट्री होती है रूस की। रूस ने कहा जी हमारा Su-57 लीजिए, विद सोर्स कोड लीजिए। और आज तक के इतिहास में रशिया ने कभी अपना सोर्स कोड Su-57, ये पहली डील, एक्सक्लूसिव डील ये कर रहा है। कब की खबर है भाई? 25 फरवरी 26 की। तो क्या इस समय तक मोदी जी की यात्रा या की चर्चा नहीं हुई थी या यात्रा नहीं हुई थी? तो सर ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात है और भारत अब Su-57 की तरफ बड़े प्रॉपर तरीके से देख रहा है। तो भारत के बैलेंस बने हुए हैं। ये बैलेंसिव पॉलिटिक्स जो है वर्तमान सरकार अच्छे से लीड करके जा रही है। लेकिन सर यहां पे विपक्ष एक अपने दूसरे अटैक के ऊपर आ चुका है। यहां पे राहुल गांधी इजराइल की मोदी जी की इस यात्रा को जो एंगल दे रहे हैं वो है कि भैया एप्स्टीन फाइल से मामला जुड़ता है। इन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट को मैं पढ़ता हूं, लिखा क्या है। नरेंद्र सरेंडर मोदी, पूरा नाम इन्होंने दिया है, नरेंद्र दामोदर दास नहीं, नरेंद्र सरेंडर मोदी, आपको यूएस ट्रेड डील रद्द करने की चुनौती दिए हुए, मतलब इन्होंने चुनौती दी थी कि आपको यूएस ट्रेड डील रद्द करने की चुनौती दिए हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए और आप फिर खामोशी से इजराइल निकल गए। क्या बात है ये? एक बार तो आप एप्स्टीन के कहने पे इजराइल में डांस एंड सिंग कर ही चुके हैं, अब की बार वहां किसके कहने पर देश के हितों के खिलाफ सौदा करके आएंगे। तो विपक्ष का आरोप यह है कि मोदी जी देश का सौदा करने गए हैं। तो विपक्ष की ये कार्य दिख रहा है कि वो अपने पर्सपेक्टिव को सामने लेके आ रहा है। अब क्या सच है, क्या वाकई में जो है वो देश बिक रहा है, क्या सरेंडर है मोदी, या इजराइल के साथ में ये बैलेंस बनाने की जो कोशिश है, ईरान से हम क्यों हटे, क्या रशिया दूर जा, सारे पक्ष मैंने रखे हैं। आपके विचार क्या है कि विपक्ष की बात सच्ची है, गलत है, वो प्रोपेगेंडा है या कुछ बात सार्थक है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। और हां, अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाली बात को ध्यान में रखिएगा। एक बार ट्राई करके देखिए, 99 रुपीज की लाइफ टाइम फी के साथ में अवेलेबल होता है। 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन है, तुरंत क्लिक करिए और डाउनलोड करिए। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। सी यू सून। जय हिंद, बाय बाय।